अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स एंड अकूस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट। आपके पास साउंड वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जब भी किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जाती हैं तो उनकी वेलोसिटी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है वो देखेंगे। साथ ही साथ जो न्यूटन साहब थे उन्होंने वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया था, क्या उनसे गलती हुई थी जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था, उसमें कितना एरर था। फिर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जो लैप्लास के नाम से है वो आए, उन्होंने आके उसमें क्या करेक्शन या क्या सजेशन प्रपोज करी और उसके बाद आंसर कैसे ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखनी है। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी तरह के क्वेश्चंस चाहे हमारे बोर्ड लेवल पे आए हों, चाहे ई-कैट लेवल पे आए हों, चाहे एमडी-कैट लेवल पे आए हों, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लो, हेडिंग लगा लो अपने पास, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, मेरा नाम बिलाल जिया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलने से पहले जरा वेव्स के बारे में कुछ एक दो बातें रिवाइज कर लें। मेरा बेटा हमने वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, ठीक है, जो हमने बेसिक अपनी स्टैब्लिश की थी। वेव क्या होती है? वेव आपके पास कोई भी डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जा रही होती है। एनी डिस्टर्बेंस जो किसी मीडियम में मूव करती हुई जा रही है, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी कर रही है, उसको अपन लोग कहते हैं वेव। अब जब डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती हुई जाती है तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके नहीं जाती, लेकिन जहां जहां से गुजरेगी वहां पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो वेव आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, जब वेव यहां पे आई तो ये जो मीडियम के पार्टिकल थे ये अपने पॉइंट पर या अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करना शुरू हो गए टू एंड फ्रो। तो आपके पास जो वेव है उसका इंपैक्ट क्या होता है, ये सब चीजें हमने आज के लेक्चर में इस्तेमाल करनी है। वेव का इंपैक्ट क्या है? डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती हुई जा रही है और जहां से गुजर रही है वहां पे मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी तक मेरा बेटा हम लोग जो बातचीत कर रहे थे ना पिछले 3-4 लेक्चर्स में, ज्यादातर हमने ट्रांसवर्स वेव की बात की थी। सर ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? रिवाइज करा दें जरा। देखो आप इस ग्रीन लाइन को देखो और इस वाली ग्रीन लाइन को देखो। ये वाली जो लाइन है आपकी वेव इस लाइन के अलोंग मूव करती हुई जा रही है, जबकि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो इस लाइन के अलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं मुझे बताओ इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। ऐसा वेव प्रोपेगेशन कि वेव एक डायरेक्शन में जा रहा हो और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हो, उसको अपन लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? मान लो मेरा बेटा आपके पास वेव ऐसे प्रोपेगेट करता हुआ जा रहा है और यहां पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहे हैं। यानी कि जिस लाइन के अलोंग वेव प्रोपेगेट करती हुई जा रही है आपके पार्टिकल भी उसी लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ऐसी वेव आपके पास कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। हैं दोनों आपके पास एसएचएम वेव। सर एसएचएम वेव क्या होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? पीछे 3-4 लेक्चर में इसकी इक्वेशन वगैरह सब ड्राइव कराई है, मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं। ऐसा वेव मोशन जो जब प्रोपेगेट करता हुआ जाएगा तो मीडियम के पार्टिकल जो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे मीन पॉइंट के अबाउट, उनका जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा वेव जो पार्टिकल को एसएचएम करने पर मजबूर कर दे वो कहलाती है एसएचएम वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। हमारे कोर्स में सिर्फ यही शामिल है, इसलिए हम यही पढ़ेंगे। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स एसएचएम वेव थी, ये जो आज पढ़ेंगे ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एसएचएम वेव है। ठीक है भैया, चलो अब एक और मिसाल से बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लो मेरा बेटा वो सामने दीवार है, उस दीवार के ऊपर आपको पता है कि रस्सा बंधा हुआ है और रस्सा ऐसे मेरे हाथ में है। मैं इसको ऐसे झटका देता हूं तो एक पल्स क्रिएट होगी और ये पल्स मूव करती हुई दीवार की तरफ जाएगी। अगर मैं इस तरीके पे जर्क देता हूं, यानी कि मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर लेके जाता हूं, फिर नीचे लेके आता हूं मीन की तरफ, फिर नीचे लेके जाता हूं, फिर ऊपर लेके आता हूं, यानी कि जो मेरा हाथ है वो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। गौर से सुनना, पहले मीन पॉइंट पे था, मीन से ऊपर लेके गया, फिर मीन पे आया, फिर मीन से नीचे गया, फिर ऊपर आया, यानी कि मेरा हाथ क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे कर रहा है। तो यहां पे ऐसे पल्सेस क्रिएट होंगी और वो कहां मूव करती हुई जाएंगी? आगे मूव करती हुई जाएंगी। यानी अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो कहानी कुछ इस तरह से होगी। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में कवर की हुई हैं जो मैं रिवाइज करा रहा हूं आगे चलने से पहले। सबसे पहले मेरा बेटा यहां पे एक पल्स क्रिएट हुई, ये आगे जा रही थी, अब ये आगे गई, पीछे से एक पल्स और आ गई, आप नोट करो।
अब क्या हुआ, मैं मुसलसल ये वाली हरकत करता जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में और कोई काम तो है नहीं, तो मैं ये काम करता जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ऐसे आपके पास पल्सेस आती जा रही हैं, ठीक है। फिर एक पल्स आ गई। अब आप नोट करो मेरा बेटा कि यहाँ पे ना हो क्या रहा है। आप इसको जितना अच्छा समझ जाओगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी यही काम चल रहा है। देखो, सबसे पहले आपके पास एक क्रस्ट क्रिएट हुआ था, ये क्रस्ट आगे गया तो पीछे से एक ट्रफ आ गया, फिर ये क्रस्ट ये ट्रफ आगे गया, एक क्रस्ट और आ गया, फिर ये क्रस्ट ये ट्रफ, ये जो इधर क्रस्ट था ये आगे गया, ट्रफ एक और आ गया। ये तो हमने पढ़ा था ना भैया कि ये जो हमारे पास वेव होता है इसमें जो अपर पार्ट होता है ये क्रस्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है ये क्या होता है, ट्रफ होता है। तो पीछे से आप मस्तियां करते जा रहे हो, वेव क्रिएट करते जा रहे हो, आगे वाला क्रस्ट आगे जा रहा है, उसके पीछे ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, और कहानी ऐसे चलती जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यही सेम चीज अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल वेव में शो करनी हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रस्ट और ट्रफ तो नहीं होता, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। चलो समझो यहां पे। ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास एक अदद स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को ना मेरे बेटा हम लोग कहते हैं स्लिंकी। ठीक है, ये बच्चे का टॉय स्प्रिंग होता है, स्लिंकी। ठीक है, स्लिंकी। मुझे लगता है इसकी इंक तो खराब हो गई है, स्लिंकी। ठीक है, अब आपने किया क्या, गौर से सुनिएगा मेरा बेटा। आपने यहां से इसे दबा दिया, ऐसे स्प्रिंग था, आपने इस पार्ट से इसे थोड़ा सा दबा दिया। जब आप इसको दबाओगे तो मैं इसकी जो अगली शक्ल बनाता हूं वो कुछ ऐसी बनेगी, और उसके बाद ये वापस वैसे ही हो गया जैसा था। यहां पे जहां पे आपने दबा दिया, आप नोट करो यहां पे ये सारे करीब करीब आ गए, तो आपके पास यहां पे कंप्रेशन वाला पार्ट बन गया। क्लियर है? अब इसको दबाने के बाद जब ये दब गया तो मेरा बेटा आपने क्या किया, आपने इसको यहां से पीछे खींच लिया। जब आपने इसे पीछे खींचा तो अब देखो यहां पे क्या सूरत हाल हो गई, यहां कुछ ऐसा हो गया, और जो कंप्रेशन वाला पार्ट था वो आगे चला गया और आगे वाला पार्ट एज इट इज है। अब जरा आप नोट करो यहां हुआ क्या, फिर इसको समझते हैं। ये एक आपके पास स्लिंकी था, स्प्रिंग था, आपने यहां से इसे दबाया, ये वाला पार्ट जाके इससे स्ट्राइक किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये वाला पार्ट गया आगे, और यहां से आपने इसे पीछे खींच लिया। जब आपने दबाया था तो इधर कंप्रेशन बन गया था, अब जब इसे पीछे खींच लिया तो यहां रेयरफेक्शन बन गया, जबकि कंप्रेशन कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। अब आप फिर इसे दबाओगे तो फिर कंप्रेशन बनेगा, रेयरफेक्शन कंप्रेशन आगे जा चुके। देखो फिर सुनो, ये स्लिंकी है, अभी कोई कंप्रेशन रेयरफेक्शन नहीं है, आपने इसको दबाया, कंप्रेशन बन गया। अब जिस पे फोर्स लगी ये आगे जा रहा है कंप्रेशन बनाने के लिए, और इसको आपने पीछे खींच लिया, यहां रेयरफेक्शन बन गया। फिर इसको दबाया, अब आगे कंप्रेशन चल रहा है, उसके पीछे रेयरफेक्शन, अब एक और कंप्रेशन बन रहा है यहां पे। तो ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते चलते हैं। तो ये एक अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। क्लियर? इसी को आप इस तरह से भी समझो, सर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पे इतनी ज्यादा बातचीत क्यों कर रहे हैं? हमारे आज के वीडियो का टाइटल क्या है, लेक्चर का टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है हमने? साउंड वेव का स्पीड। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव जो जब प्रोपेगेट करती हुई जाती हैं, अपने साथ साथ मीडियम के पार्टिकल्स को उसी डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट कराती जाती हैं जिसमें खुद जाती हैं। यानी कि अगर ऐसी जा रही हैं तो मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे 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 वाइब्रेट करते हुए चल रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और मिसाल से समझते हैं साउंड वेव का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से। अगर मैं कुछ बोलता हूं तो आपको आवाज जो आ रही है वो किस तरह से आ रही है, क्योंकि यहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब जरा समझना गौर से, कॉन्सेप्ट को फील करना, और ये सब चीजें आज के लेक्चर में आपको बहुत हेल्प करेंगी। मजेदार लेक्चर है, बच्चे को लगता है थ्योरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेकिन आप फील करते हुए जाओगे। मान लो ऐसे यहां मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसे यहां पे एयर के मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, समझना। मैं यहां से कुछ बोलता हूं, जैसे ही मैं बोलूंगा तो मेरी जो आवाज है, साउंड है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एयर मॉलिक्यूल के पास आएगी। भैया मेरा मुंह इधर था, मैंने जैसे ही कुछ अल्फाज अपने मुंह से निकाले ऐसे करके, यूं आवाज निकली मुंह से, वो आवाज इस एयर के मॉलिक्यूल के पास आई। ये एयर का मॉलिक्यूल एनर्जी लेके आगे गया अगले एयर के मॉलिक्यूल के पास। आप नोट करो, एयर के मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं, कंप्रेशन, इससे टकराया, इसको अपनी एनर्जी दी उसने, ये गया आगे एनर्जी लेके और ये पीछे आ गया। सर ये पीछे क्यों आया? जो आपके पास गैसेज हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, बेसिक फिनोमेना। तो जब आपके पास एयर के मॉलिक्यूल करीब आए थे तो उनका प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। पीछे लो प्रेशर पॉकेट डेवलप हो गई, इसने जैसे ही इसको दिया ये पीछे आ गया। दूसरा रीजन भी बता सकते हैं आपको कि ये पीछे क्यों आए, समझना। एयर का पार्टिकल यहां था, ये वाला एयर का पार्टिकल यहां था,
ये एक मीडियम डिफाइन हुआ था। जब आपने इसको डिस्टर्ब किया, आपने इसको एनर्जी दी, ये एनर्जी लेके आगे आया, जैसे ही एनर्जी रिलीज करी पीछे आया, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी क्या होती है? हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी ना कि मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इनर्शिया होनी चाहिए अगर आपने वेव को प्रोपेगेट कराना है। इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि एयर का मॉलिक्यूल आगे गया, इलास्टिसिटी की वजह से क्या हुआ? वापस आया। या ऐसे समझ लो, आगे गया, प्रेशर बढ़ा, पीछे लो प्रेशर डेवलप हुआ, वापस आया, फिर आप दोबारा कुछ बोलोगे, एनर्जी लेके आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। टू एंड फ्रो मोशन नजर आ रहा है, और एनर्जी भी ऐसे जा रही है, टू एंड फ्रो मोशन भी क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता? सही है, समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। देखो वापस मैंने यहां से कुछ बोला, ये भैया अपनी एनर्जी लेके आगे गया, इसके साथ टकराया, जिसको एनर्जी मिली वो आगे चला गया और ये पीछे आ गया। अब देखो ये आगे कंप्रेशन क्रिएट करने जा रहा है और इधर क्या हो गया? रेयरफेक्शन क्रिएट हो गई। यानी कि जब आप देखते हो ना तो ये आपको बास किताबों में ऐसे भी बना हुआ मिलता है। एयर के मॉलिक्यूल जहां पे आपको करीब करीब मिलेंगे ना मेरा बेटा, ये आपके पास होता है कंप्रेशन वाला पार्ट, और जहां पे आपको ऐसे दूर दूर मिलते हैं ये मेरा बेटा आपके पास क्या होता है? रेयरफेक्शन वाला पार्ट। समझते जाना अभी तरह। ये देखो ये आपका कंप्रेशन वाला पार्ट है, ये आपका रेयरफेक्शन है, ये फिर से क्या आ गया मेरा बेटा? आपके पास कंप्रेशन वाला पार्ट है। इस तरीके से आपके पास एयर मॉलिक्यूल आगे गया, एनर्जी ट्रांसफर करी, वापस आया इलास्टिसिटी की वजह से या प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन जितनी जल्दी क्रिएट होता है साउंड उतनी तेजी से जाएगी। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन जितना मर मर के होगा, खुद सोचो ना, मान लो आपके पास ना, आपने यहां से कोई चीज वो आखिर में पहुंचानी है, बीच में 8 लोग खड़े हुए, आपने पहले वाले को दिया ये मार्कर कि अगले वाले को दो, अगले वाले ने आगे दिया, अगले ने और आगे दिया। अब ये पहला वाला जितना मर मर के जाएगा, ऐसे 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 बिल्कुल मर मर के जाएगा, तो ये मार्कर वहां पे देर में पहुंचेगा। तो साउंड एनर्जी है, मैंने इस एयर के मॉलिक्यूल को दी, ये बिल्कुल मर मर के आएगा, तो आपके पास आवाज की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जितना तेजी से आएगा ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन जितना तेजी से होगा, साउंड की स्पीड उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अभी तक का हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, जल्दी से समराइज करते हैं। टॉपिक अभी तक स्टार्ट नहीं किया। अभी तक का कॉन्सेप्ट ये पढ़ा, वेव आपके पास डिस्टर्बेंस है जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जाती है, और जब मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जाती है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। फिर हमने 2 क्लासिफिकेशन कर ली। अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं वेव मोशन के साथ, तो ये ट्रांसवर्स वेव है, जिसको आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करना, ऑलरेडी पिछले 4 लेक्चर उसके ऊपर हो चुके हैं। फिर हमने कहा अगर वेव एक डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट करते जा रहे हैं, तो हमने कहा ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशन रेयरफेक्शन। कंप्रेशन व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, रेयरफेक्शन व्हेन द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आगे चल के हम देखेंगे भी, कंप्रेशन का मतलब पार्टिकल्स करीब आ गए, डिस्टेंस कम हो गया, तो यहां पे आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पे आपके पास डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। भैया इस छोटी सी जगह में ज्यादा सारा मास घुस गया आगे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, और आपके पास टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? पार्टिकल्स करीब आ गए। भैया मान लो एक कमरे में आपके पास 10 लोग हैं, आप कमरे के बीचों बीच एक दीवार खींचो और वो 10 के 10 लोग एक हाफ कमरे में इंक्लूड कर दो। भैया पहले एक बड़ा सा कमरा है, उसमें 10 लोग हैं, आपने बीच में दीवार खींची, अब वही 10 लोग एक आधे पार्ट में ले आओ। फिर एक और दीवार खींचो, इसको भी आधा कर दो। जैसे मान लो ये आपके पास कमरा था, इसमें 10 लोग थे पहले, आपने यहां दीवार खींची, 10 के 10 लोग यहां आ गए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा यहां का? बिल्कुल बढ़ेगा। अब मजीद आधा कर दो, अब 10 के 10 लोग यहां ले आओ, और बढ़ जाएगा। अब जितना कन्फाइन करते जाओगे स्पेस, टेम्परेचर क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको आप ये भी कहते हो कि यहां पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। कंप्रेस्ड रीजन में, कंप्रेशन वाले पार्ट में, मॉलिक्यूल्स आर चिपके हुए विद ईच अदर, करीब टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है। रेयरफेक्शन वाले पार्ट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर दूर फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा भाई? प्रेशर घट जाएगा और वॉल्यूम बढ़ गया, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी आपके पास कम हो जाएगी। क्यों? मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। अरे भैया ज्यादा सारे वॉल्यूम में वो मास आ गया,
भैया डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ गया और मास क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि फैल गए, बिखर गए, तो डेंसिटी कम हो गई। सिमिलरली आपके पास और क्या चीज थी, टेम्परेचर, वो भी क्या हो गया, कम हो गया। आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक्सपेंशन इज अ कूलिंग फिनोमिना। तो जब आप एक्सपेंड कर रहे हो, ज्यादा जगह दे रहे हो, तो यहां पे आपके पास टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज पढ़ ली हमने। फिर मेरा बेटा हमारे पास, अच्छा अगर मैं इसी चीज को यहां पे एक कहानी और बताऊं जो अभी आपने पढ़ी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मान लो मेरे कमरे में जहां पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने घर में, आप मान लो वो सामने बैठे हुए हो, तो मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब दरमियान में करोड़ों एयर मॉलिक्यूल्स हैं। मैं कुछ बोलता हूं तो यहां वाले एयर मॉलिक्यूल आगे वाले के करीब जाते हैं, अपनी एनर्जी उन्हें ट्रांसफर करते हैं, ये पीछे आते हैं, ये वाले आगे जाते हैं। तो बेसिकली कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, और ये अमल चलता रहेगा। देखो समझो, यहां वाले के पास एनर्जी थी, ये आगे आए, इसको टकरा गए, इन्होंने अपनी एनर्जी इसको दी, ये आगे गए, आगे वालों को एनर्जी दी और ये पीछे आ गए, फिर ये पीछे आ गए, और ऐसे ही अमल चलता रहेगा थ्रू आउट जब तक आपके कान में बात ना पहुंच जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की वजह से कर रही है, या ये भी तो कह सकता हूं प्रेशर वेरिएशन की वजह से हो रहा है ये काम। सोच के देखो भैया, कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, रेयरफेक्शन में क्या होता है, कम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड वेव्स प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। ये भी कह सकते हैं डेंसिटी वेरिएशन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ एक दो चीजें और देखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो आपके पास साउंड वेव्स हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स क्या है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। सर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब तो समझ में आ गया, मैकेनिकल का मतलब भी बता दें। मेरा बेटा मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए कोई फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, हर वेव को नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिन्हें कोई फिजिकल मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। यही वजह है कि सूरज के ऊपर जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हीट एनर्जी आती है, तो जो रिएक्शन होता है उसकी कोई आवाज आप तक नहीं आती। आपने कभी सुना कि सूरज पे इतने एक्सप्लोजन हो रहे हैं, आपको आवाज आ रही हो? नहीं, ठीक है, क्योंकि अर्थ और सूरज के बीच में कोई फिजिकल मीडियम मौजूद नहीं है, वहां पे क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हमने साउंड वेव को ना कैटेगराइज किया हुआ है मेरा बेटा 3 कैटेगरीज के अंदर। एक हमारे पास कहलाती है मेरा बेटा, ये छोटी छोटी बातें कभी कभार एमसीक्यूज में पूछ लेता है, इंफ्रासोनिक। एक मेरा बेटा हमारे पास कहलाती हैं ऑडिबल साउंड वेव्स। एक मेरे बच्चे हमारे पास कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। इंफ्रासोनिक वो होती है अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए, तो ऐसी सारी की सारी साउंड वेव्स इंफ्रासोनिक कहलाती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए, ये 20,000 हर्ट्ज है, 20 × 10⁻³ से ज़्यादा हो जाए, तो ये कहलाती है मेरा बेटा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। सिमिलरली अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपके पास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में वो फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑडिबल रेंज है। यानी कि कई दफ़ा आपसे एमसीक्यूज में पूछ चुका है, ये पूछ भी सकता है कि आपका जो ह्यूमन एयर है, जो कान है आपका बना हुआ, ये कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकता है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आ रही है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ये इन सबको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। जो अपने पास चमगादड़ नहीं होती, चमगादड़, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी भी सुन सकती है, ठीक है। चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो जब तक मैं अपने भूखे मार्कर को इंक पे ला दूं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो हमारा टॉपिक है आज का, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में जो डिपेंड करती है, वो मेरा बेटा 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर करती है मीडियम की। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम 2 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला से ही समझते हैं, v = √E / ρ। मेरा बेटा एक आपके पास कहलाती है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और दूसरी मेरा बेटा आपके पास कहलाती है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्लियर है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मीडियम जिसके अंदर से वेव ने प्रोपेगेट करना है, एनर्जी एंड मोमेंटम को लेके जाना है, दैट मीडियम शुड बी इलास्टिक एंड शुड हैव इनर्शिया इन इट, ठीक है। तो आज देखेंगे भी इसको। तो भैया v = √E / ρ
ई आपके पास है इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, रो आपके पास है डेंसिटी या इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। क्लियर? अच्छा, अब समझना शुरू करते हैं बारी बारी। पहले तो आप ये देख लो मेरा बेटा कि इलास्टिसिटी अपने पास क्या होती है। भैया इलास्टिसिटी होती है, एक मिसाल से समझ लो, मान लो आपके पास ना मेरा बेटा एक रबड़ की बॉल है। एक क्या है? एक रबड़ की बॉल है, स्पंज बॉल टाइप है। आपने क्या करा, उसको फुल ताकत से दबा दिया, वो दब के छोटी हो जाएगी, जैसे ही आप छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ये कहलाती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? किसी भी मटेरियल की सलाहियत कि वो कितने अच्छे से अपने आप को डीफॉर्म होने से रोक सकता है, अपने आप को शक्ल चेंज होने से रोक सकता है। यह कहलाती है इलास्टिसिटी। एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल शक्ल, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर है? इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए आपके पास दो टर्म्स हैं, पहले वो समझ लो, फिर इलास्टिसिटी मेजर कैसे होती है, इलास्टिक लिमिट, उसके ऊपर आते हैं। एक है मेरा बेटा स्ट्रेस और एक है मेरा बेटा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? आसान तरीन जबान में फोर्स पर यूनिट एरिया। सर ये तो प्रेशर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्ट्रेस हम पर्टिकुलरली ऐसी फोर्स को कहते हैं जो डीफॉर्मिंग फोर्स होती है। डीफॉर्मिंग यानी कि शक्ल चेंज के लिए लगने वाली फोर्स को आप कहते हो स्ट्रेस। सर आसान जबान में समझाएं, बहुत मुश्किल है, आसान भाषा में। आपने कभी ना कभी स्लाइस जूस पिया होगा? जी सर। पीने के बाद क्या करते हैं? सर उसमें हवा भरते हैं, नीचे फेंकते हैं और एक जोरदार लात मारते हैं, वो धमाके से फट जाता है। एग्जैक्टली जो आपने उस पर एक जोरदार लात मारी, ये जो आपने इस पर फोर्स अप्लाई करी पर यूनिट एरिया, ये कहलाता है स्ट्रेस। डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो फोर्स जो बॉडी की शक्ल तब्दील करने की सलाहियत रखती है पर यूनिट एरिया, क्या कहलाता है? स्ट्रेस। सर इसकी यूनिट भी बता दें। भैया यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अच्छा सर स्ट्रेन क्या होता है? मेरा बेटा आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और बॉडी की शक्ल तब्दील हो गई, तो अब शक्ल में क्या तब्दीली आई, कितनी तब्दीली आई, इसको मेजर करना है। तो मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी कहलाता है स्ट्रेन। बिल्कुल आसान करके, स्ट्रेन क्या है? मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से क्या चेंज आया। लेंथ था तो लेंथ बढ़ गया, कम, कितना हुआ। वॉल्यूम था तो वॉल्यूम बढ़ गया या घट गया, कितना हुआ। ये सब चीजें कहां से पता चलती है? स्ट्रेन से पता चलती है। अब मेरा बेटा आपके पास हम किसी भी बॉडी का जो इलास्टिक लिमिट मेजर करते हैं वो उसके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से करते हैं। किससे करते हैं मेरा बेटा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये इतने भयानक भयानक नाम जो आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आसान करके समझेंगे। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 12 के अंदर फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से एक चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा बेटा आपके पास क्या होता है? रेशियो होता है। किस किस का? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। सर आसान करके बताएं, आसान करके समझ लो। आपको यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए, वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर सुनो, फिर समझो, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने क्या कहा? किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट जो आप मेजर करते हो कि इसकी क्या इलास्टिक लिमिट है, और इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी क्या है? किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो अपने आप को डीफॉर्म होने से कितना रोक पा रही है। जैसे आपने रबड़ बॉल पे फोर्स लगाई, जैसे ही हटाई वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो अपने आप को डीफॉर्म होने से कितना रोक रही है। आप बोलोगे सर रबड़ बॉल को तो फोर्स लगाई थी, वो दब गई थी। भैया वो परमानेंट डीफॉर्म थोड़ी हुई है, आप जैसे ही छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो आप किसी बॉडी को परमानेंट डीफॉर्म करने के लिए फोर्स लगा रहे हो और वो उसे कितना ज्यादा रेजिस्ट कर रही है, ये होती है आपके पास इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी के जैसी डीफॉर्मिंग फोर्स हटेगी वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? कैसे मेजर करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है। स्ट्रेस क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने बॉडी की शक्ल चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करी, कितने एरिया पे लगाई, उससे डिवाइड कर दो, दैट इज स्ट्रेस। उसके नतीजे में अगर कोई डीफॉर्मेशन आ गई, कोई चेंज आ गया, तो वो क्या कैसे मेजर होगा? स्ट्रेन। क्लियर है? अच्छा अब सुनो, समझो। मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं। देखो अगर आपको यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है, यूनिट का मतलब 1, देखो समझना, ऐसे समझ लो मेरे पास मेरा बेटा एक रॉड है, ये कोई रॉड है, ठीक है? इस रॉड की कोई एक लेंथ है L1, ठीक है? मैंने इसके ऊपर ऐसे स्ट्रेस लगाया,
ये एक रॉड है, मान लो ये रॉड है, मैंने इस रॉड को ऐसे खींचने के लिए इस पे फोर्स लगाई, ऐसे फोर्स लगाई, ऐसे खींचा इसको मैंने, और मेरे खींचने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर इजाफा हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। मान लेते हैं लेंथ इसकी कितनी बढ़ गई मेरा बेटा, 1 मीटर बढ़ गई, ठीक है, समझना गौर से, लेंथ कितनी बढ़ गई इसकी, 1 मीटर बढ़ गई। तो मैं कहूंगा इसके अंदर ये जो यूनिट स्ट्रेन मैंने प्रोड्यूस की है, गौर से सुनना, इसके अंदर जो मैंने यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लेंथ में वरना इतना इजाफा कभी भी नहीं आता, जो यूनिट स्ट्रेन मैंने इसमें प्रोड्यूस किया है, जो इसकी लेंथ में यूनिट चेंज आया, 1 का चेंज आया, इसके लिए मुझे इस पे जितना स्ट्रेस लगाना पड़ा होगा वो इस मटेरियल का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्लियर हो गया? इससे आपको पता चलता है किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्या है, यानी कि उसमें अगर आपने यूनिट स्ट्रेन लेके आना है, 1 स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन क्या चीज है, डिफॉर्मेशन, लेंथ की डिफॉर्मेशन है तो 1 मीटर लेंथ में चेंज लाना है, वॉल्यूम की डिफॉर्मेशन है तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में चेंज लेकर आना है। तो 1 का चेंज लाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो आपके पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अपने बात नोट कर लेना, यूनिट स्ट्रेन, और इसको भी और आसान करके समझा रहा हूं, मान लो स्ट्रेन आपका लेंथ के अंदर है, अगर सर क्या स्ट्रेन भी अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है भाई। भैया एक बात बताओ, अगर आप किसी बॉडी, मान लो एक बॉडी है, जैसे रॉड है, फिजिक्स में रॉड सिर्फ 1 डायमेंशनल होती है, आप इस पे फोर्स लगाओगे तो भैया इसकी विड्थ तो है नहीं, इसकी हाइट भी नहीं है, रॉड सिर्फ 1 डायमेंशन में, तो सिर्फ लेंथ ही बढ़ेगी ना इसकी, या लेंथ ही कम होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का एरिया है तो सिर्फ उसका एरिया चेंज होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर किसी बॉडी के पास तीनों डायमेंशन है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो स्ट्रेन भी अलग अलग हो सकता है। तो स्ट्रेन जिस भी तरह का है, मान लो रॉड की बात कर रहे हैं, तो रॉड में 1 मीटर एक्सटेंशन लाने के लिए, यूनिट एक्सटेंशन लाने के लिए, यूनिट लेंथ में इजाफा करने के लिए जितना स्ट्रेस लगाना पड़ेगा वो उस रॉड के मटेरियल का क्या है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक लिमिट है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। जितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसका मतलब वो उतना ज्यादा क्या है, अच्छा इलास्टिक मटेरियल का है। क्लियर हो गई बात, फील आ रहा है? अच्छा, अब मैंने क्या कहा, एक और चीज देख लो यहां से, ये सब चीजें छोटे छोटे एमसीक्यूज में आएंगी और इससे रिलेटेड माजी में 2-3 अच्छे क्वेश्चंस बने हुए इसी कॉन्सेप्ट को जो अभी आपको इतना डिटेल से बता रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं भैया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक काम करो, फॉर्मूला लिख लो पहले, तो ये बनता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं अगर आपको बोलता हूं मुझे इसका यूनिट बता दें जरा पहले, तो पहले आप देख लो भैया, स्ट्रेस तो मैंने आपको बता दिया था ना, स्ट्रेन जो होता है ना, ये क्या होता है मेरा बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सर नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं। मान लो मेरा बेटा, अगर मैं आपसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं, किसकी बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, मतलब लेंथ में चेंज आया, तो आप बोलोगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अगर मैं आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, किसकी बात करूं भाई साहब, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो क्या बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो अब आप नोट करो यहां से कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि भैया ऊपर जो क्वांटिटी है नीचे भी वही क्वांटिटी है, ऊपर क्वांटिटी का चेंज है, नीचे उसी क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू है। इस पूरी चीज को हम फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, फ्रैक्शनल चेंज। यानी कि आप स्ट्रेन को ऐसे भी कह सकते हो, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करोगे, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करोगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसको यूनिट लेस भी कहते हैं, डायमेंशन लेस भी कहेंगे, क्यों, डायमेंशन भी नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूं इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो आप देखो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो यूनिट प्रेशर की है, जो यूनिट स्ट्रेस की है, वही यूनिट किसकी होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की होती है। तो अगर तीनों की यूनिट सेम है तो तीनों की डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम होंगी। निकालना चाहो निकाल लो और अपने पास नोट कर लेना। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2 अपॉन में मीटर स्क्वायर गोया एल स्क्वायर, एक एल से एक एल मर गया, ml-1 t⁻²। यही डायमेंशन प्रेशर की है, यही डायमेंशन स्ट्रेस की है, यही डायमेंशन आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की है। जल्दी से सम अप कर रहा हूं,
हमने बोला कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में उस मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, एक इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, दूसरा इनर्शिया ऑफ द मीडियम या इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। हमने कहा इलास्टिसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की सलाहियत है कि वो जो उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लग रही है वो उसे कितना अच्छे से रेजिस्ट कर सकती है। जितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकती है इसका मतलब वो उसकी इलास्टिक लिमिट उतनी क्या है, ज्यादा है। मैंने कहा किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे जांचते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन देख के। हमने कहा सर स्ट्रेस क्या होता है, भाई किसी भी बॉडी के ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगेगी पर यूनिट एरिया वो उस बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस है। फिर मैंने कहा भाई स्ट्रेन क्या होता है, आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के नतीजे में बॉडी की शक्ल में कोई तब्दीली मान लो आ गई, कितनी तब्दीली आई, कितनी तब्दीली आई, लेंथ चेंज हुई तो कितना चेंज हुई, वॉल्यूम चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ तो कितना हुआ, ये आपके पास कहलाता है स्ट्रेन। मैंने कहा स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, आपने बोला ठीक है क्योंकि फॉर्मूले से नजर आ रहा है। मैंने कहा स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, आपने कहा क्यों, मैंने कहा भाई क्योंकि ये चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने कहा स्ट्रेन जो है वो अलग अलग तरह का हो सकता है किसी बॉडी की सिर्फ लेंथ चेंज हुई हो सकता है किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज हुआ हो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं, वो हमारा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सेकंड ईयर में पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, किसी का वॉल्यूम चेंज हुआ हो तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, तो यहां पे आपके पास कोई भी यूनिट होने वाला इसका नहीं है। हमने कहा ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैंने कहा किसी भी बॉडी में यूनिट चेंज लाने के लिए, यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जितना स्ट्रेस चाहिए वो बॉडी की क्या है, इलास्टिक लिमिट है। यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए गोया लेंथ है तो लेंथ में 1 मीटर का चेंज लाने के लिए, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब का चेंज लाने के लिए, यूनिट स्ट्रेन चेंज करने के लिए जितना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा अल्टीमेटली इलास्टिक लिमिट उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो इतना हिस्सा मैं मिटा रहा हूं, चलो 1 2, चलो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इलास्टिसिटी पे हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है, अभी चल रही है बातचीत। जब तक एक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक यहां से बात खत्म नहीं होगी, तब तक हम इनर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे। चलो अब देखो भैया, हमारे पास मेरा बेटा 2 तरह के मॉड्यूलस होते हैं। एक हमारे पास होता है यंग्स मॉड्यूलस, जो आपने शायद क्लास 10 में पढ़ा होगा, यंग्स मॉड्यूलस, ये भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और एक है मेरे बच्चे हमारे पास बल्क मॉड्यूलस, ये भी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर दोनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का तो अपने पास फॉर्मूला क्लियर था, क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस को अमूमन हम बी से शो करते हैं या बीटा से शो करते हैं, ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला इसका भी वही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर फिर दोनों का नाम क्यों अलग अलग है, अभी समझते हैं। देखो भैया, यंग्स मॉड्यूलस जो है, जो आपका यंग्स मॉड्यूलस है, तुम्हें क्या हो गया भाई, जो आपका यंग्स मॉड्यूलस है, इसमें मेरा बेटा आपके पास क्या होता है, ऊपर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या जिसको आप टेंसाइल स्ट्रेस कहते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हो, और नीचे होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छे से समझिएगा मेरा बेटा, अगर किसी बॉडी का एक डायमेंशन में चेंजिंग आए, डीफॉर्मेशन एक डायमेंशन में हो, सिर्फ 1 डायमेंशनल चेंज हो, चाहे 1 डायमेंशन में वो दब जाए या 1 डायमेंशन में वो बढ़ जाए, 1 डायमेंशनल चेंज होगा तो हम क्या यूज करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस यूज करते हैं। बल्क में क्या होता है, देख लो जरा भाई, बल्क में ये है मेरा बेटा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्या कहलाएगा ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो वॉल्यूम पर लग रहा है, जो वॉल्यूम चेंज करने की सलाहियत रखता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ चेंज करने की सलाहियत रखता है, चाहे बढ़ाए चाहे कम करे, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो दोनों हो सकती है ना भाई। अगर आप बॉल को दबा रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, बॉल को ऐसे खींच रहे हो रबड़ की बॉल को तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर हो गया, ये होता है आपके पास बल्क मॉड्यूलस। अच्छा अब जरा समझना, अब हम लोग आगे जब भी इस पूरे लेक्चर में हम इलास्टिसिटी को यूज करेंगे ना, तो हम वहां पे हर जगह पे बल्क मॉड्यूलस यूज करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस यूज नहीं करेंगे। अब बच्चा इसका रट्टा लगा रहा होता है, रीजन समझना। होता क्या है मेरा बेटा, आपके पास जब कभी भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो ताकि वो बॉडी डीफॉर्म हो जाए, तो अगर आपके पास सॉलिड बॉडी है, कौन सी बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो उसके अंदर 1 डायमेंशनल चेंज भी आ सकता है, 3 डायमेंशनल चेंज भी आ सकता है, 2 डायमेंशनल चेंज भी आ सकता है, सारे चेंज इसमें पॉसिबल है।
यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल, ये इसके लिए सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए आप यंग मॉड्यूलस भी यूज कर सकते हो, सॉलिड के लिए आप बल्क भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हो ना मेरा बेटा फ्लूइड्स की बात करते हो, फ्लूइड्स की, और पर्टिकुलरली हमने किसकी बात करनी है, गैसेस की। क्यों? हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम गैसेस की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ 3 डायमेंशन में चेंज आता है। सोचो क्यों? सॉलिड के अंदर आपके पास ऐसे सॉलिड मौजूद हैं जिसके सारे मॉलिक्यूल सिर्फ 1 डायमेंशन के अलोंग तरतीब से रखे हुए हैं। जैसे रॉड है, रॉड में सारे मॉलिक्यूल रॉड के 1 डायमेंशन के अलोंग है, तो आप खींचोगे तो उसी एक्सिस के अलोंग खींचेंगे, दबाओगे तो उसी एक्सिस के अलोंग दबेंगे। कोई प्लेन है तो प्लेन में 2 डायमेंशन पर है, आप खींचोगे तो उन्हीं दोनों एक्सिस में या तो इजाफा होगा या कमी आ रही होगी। कोई क्यूब है, उसे खींचोगे तो तीनों में इजाफा होगा डायमेंशन में और तीनों में कमी आएगी। लेकिन जो आपका फ्लूइड है उसमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गैसेस और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जगह फिक्स नहीं होती, वो तो आगे पीछे घूमते फिर रहे होते हैं ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप इनके ऊपर दबाने के लिए फोर्स लगाओगे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है आप बोलो सारे गैस मॉलिक्यूल को कि बेटा तुम सारे के सारे एक्स की तरफ अंदर जाना, वाई में नीचे नहीं जाना या जेड में नहीं जाना। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो ये वाला मॉलिक्यूल यहां था वहां चला जाएगा, ये यहां था वो यहां आ जाएगा, जिसको जहां जगह मिलेगी वो तो वहां घुस जाएगा जाके। तो गैसेस के अंदर 3 डायमेंशन में डिफॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि जब कभी भी हम इलास्टिक प्रॉपर्टी गैसेस की यूज करते हैं या गैसेस के बारे में इलास्टिसिटी को बताते हैं तो हमेशा क्या यूज करते हैं, बल्क मॉड्यूलस। फ्लूइड्स में अमूमन, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। तो आज के बाद नोट कर लेना कि अभी जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में बातचीत करेंगे, किसमें, एयर में, तो हम इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए क्या यूज करेंगे, बल्क मॉड्यूलस। क्योंकि बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। क्लियर है? और गैसेस या लिक्विड्स में कभी भी आप उनके मॉलिक्यूल्स को बाउंड नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक्स के अलोंग दबो या सिर्फ एक्स के अलोंग खिंचो या वाई के अलोंग भी जाओ, नहीं कर सकते। आपने जैसी ही फोर्स लगाई, जिसका जहां दिल करेगा वो वहां मुंह उठा के चला जाएगा। क्लियर है? बाकी जहन में रख लिएगा, ये आपके पास सेम है, ठीक है। और सॉलिड के अंदर अगर रॉड है तो 1 डायमेंशनल, और अगर प्लेन है तो 2 डायमेंशनल सरफेस है, और कोई 3 डायमेंशन वाला है, कोई क्यूब है तो उसमें 3 डायमेंशन की डिफॉर्मेशन होगी। क्लियर है? इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में उसके 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम जो हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से मिलता है, और दूसरी चीज हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब डेंसिटी आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर उसका वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, वरना लीनियर मास डेंसिटी भी होती है मास पर यूनिट लेंथ, या एरियल डेंसिटी भी होती है मास पर यूनिट एरिया। हम चूंकि जो बात करेंगे मेरा बेटा वो एयर के लिए बात करेंगे, और एयर के अंदर हमारे पास वॉल्यूम में ही सारी बात चलेगी, तो यहां पे हम डेंसिटी को क्या लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप यहां से नोट करो, आपको नजर आएगा जो आपकी वेलोसिटी है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक लिमिट के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के साथ। अब जरा इसको कॉन्सेप्ट को फील करते हैं, ऐसा है क्यों। फिर यहां से एक एमसीक्यू बताता हूं। मैंने भी आपको जो स्लिंकी वाला एक्सपेरिमेंट बताया था, आपने दबाया, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, फिर दूर लेके गए, फिर दबाया, आप ऐसे कर रहे हो, तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है, जितना तेजी से कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे जाएगा उतनी तेजी से आखिर तक एनर्जी पहुंचेगी। सोचो, आप वो कमरे में कोने पे बैठे हुए हो, मैंने कुछ बोला तो जितनी तेजी से ये एयर के मॉलिक्यूल एनर्जी आगे ट्रांसफर करके पीछे आएंगे, फिर अगली वाली एनर्जी लेके जाएंगे, तो जितनी तेजी से ये वाला काम होगा उतनी जल्दी से साउंड आगे तक पहुंचेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इनका पीछे आना, इलास्टिसिटी पे। भैया एक मीडियम ज्यादा इलास्टिक है, उसका मॉलिक्यूल फौरन पीछे आएगा, क्यों, उस पर इलास्टिक फोर्स ज्यादा लगेगी। तो इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। यानी कि जितनी कम जगह में जितना ज्यादा मास ठुसा हुआ है, अल्टीमेटली डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? या आप यूं भी समझ लो भैया, डेंसिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है ना। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपके पास मास किसी का ज्यादा है तो उसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी। कम वॉल्यूम में ज्यादा सारे पार्टिकल्स हैं, उसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, नहीं, कम वॉल्यूम में आपके पास, कम वॉल्यूम मतलब ये है मेरा बेटा कि छोटी जगह है आपके पास, छोटी जगह में ज्यादा सारे पार्टिकल्स हैं, उसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी। मास ज्यादा है, उसकी भी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैंने आपको एक बात तो बता दी कि जितनी तेजी से ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा, एनर्जी उतनी तेजी से आगे प्रोपेगेट करेगी। अब दूसरी चीज समझो, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। सोचो, आपके पास एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल मोटे मोटे हैं, यानी उनका मास क्या है, ज्यादा है। अब जो
मोटे मोटे मॉलिक्यूल हैं जिनका मास ज्यादा है, इसको आगे जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ या ना, और पीछे आने में भी टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। भैया वेलोसिटी मास के साथ इनवर्स रिलेशन में होती है, जितना मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा है उतना आगे जाने में भी टाइम कम, पीछे आने में भी टाइम कम। इसलिए मैंने कहा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि मास ज्यादा होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब यहां पे ना मेरा बेटा एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, और वो सवाल अक्सर ये पूछा जाता है, आप देखो आपके पास एक है मेरा बेटा सॉलिड, और एक है मेरा बेटा लिक्विड, और एक है मेरा बेटा गैसेस। आप बताओ इसमें से किसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होने वाली है, सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो अब बच्चा बोलता है कि सर देखिए जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ना वो ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और वो ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ गैसेस से। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूं। भैया सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं तो कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल घुसे हुए हैं, कम जगह में ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा है। लिक्विड में दूर दूर है तो कम जगह में थोड़ा मास कम हो गया तो डेंसिटी कम है। गैसेज में और दूर दूर है तो डेंसिटी और कम हो गई। अब इस लिहाज से देखा जाए तो डेंसिटी जहां ज्यादा वहां वेलोसिटी कम, यानी कि होना यह चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में कम है, लिक्विड में ज्यादा है, गैसेज में और ज्यादा है। लेकिन ये आपके पास रॉन्ग है, यहां से निकाला है आपने। ये एज इट इज लिखना। सर रॉन्ग क्यों है? भैया रॉन्ग इसलिए है, आप नोट करो कि क्या वेलोसिटी सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंडेंट है या इलास्टिसिटी पे भी है? आप बोलोगे सर इलास्टिसिटी पे भी है। अब आप अपनी सिंपल सी मिसाल लो, घर में एक आप हो और एक आपकी बड़ी बहन है। आप बोलते हो अम्मी को खाने में ये चीज बननी चाहिए, बड़ी बहन बोलती है खाने में ये बनना चाहिए, बात तो बड़ी बहन की मानी जाएगी। तो कहानी क्या हो रही है कि बड़ी बहन ने जो बोला उसकी बात की अहमियत ज्यादा हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने जो बोला आपकी बात की अहमियत कम हो गई। तो यहां पे दो फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, उस वजह से वेलोसिटी सॉलिड में कम हो जानी चाहिए, लेकिन जो आपके पास सॉलिड की इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है लिक्विड की इलास्टिसिटी से, और वो बहुत ज्यादा होती है गैसेस की इलास्टिसिटी से। यही वजह है मेरा बेटा कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में मतलब लिक्विड के मुकाबले में, और लिक्विड में ज्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में। अभी हम देखेंगे भी कि आपके पास जो गैसेस है, गैसेस के अंदर आपके पास वेलोसिटी तकरीबन साउंड की आती है 330 के अराउंड, 332 330 के अराउंड, और लिक्विड के अंदर पानी की अगर बात करें तो 1400 के अराउंड आ रही होती है। ठीक है, तो ये सब चीज अभी हम देखेंगे भी। तो अपने पास नोट कर लेना, वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में और क्या है, कम है। तो इसको देख ले, डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेंगे आप, क्योंकि दो पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। तो इसका यहां पे जो अमल है वो डोमिनेट करता है डेंसिटी के मुकाबले में। यही वजह है कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और गैसेस में और क्या होती है, कम होती है। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का डेरिवेशन स्टार्ट होता है, देखते चलते हैं। देखो मेरा बेटा, हमने ये बात पढ़ ली कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में जो डिपेंडेंट है वो ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर इज वन ऑफ द फ्लूइड्स, तो यहां पे हमारे पास इलास्टिसिटी में सिर्फ 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो यहां पे ई की जगह पे आ जाएगा हमारे पास बल्क मॉड्यूलस, और अपॉन में आ गया डेंसिटी। यह है हमारा बेस फॉर्मूला जिसके ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले मेरा बेटा जिस बंदे ने इसके ऊपर काम किया वो हमारे पास था न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगेगी न्यूटन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये बात जहन में रखिएगा, यहां तक की बातें सबके लिए सेम है जितनी बात हमने पढ़ी है। अब न्यूटन ने बोला भैया कि आपके पास जो साउंड वेव प्रोपेगेट करती है, पहले साउंड वेव को अगर मैं यहां डिजाइन कर दूं, हमें ये पता है जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा एयर के मॉलिक्यूल आगे जाएंगे, कंप्रेशन बनाएंगे, फिर पीछे आएंगे, वो आगे वाला भाई आगे चला जाएगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन रेयरफेक्शन, यानी इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। यानी जहां जहां पे आपके पास मॉलिक्यूल मेरा बेटा करीब करीब हैं वहां पे कंप्रेशन, और जहां पे आपके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं वहां पे रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन बनेगा कहीं पर, फिर मेरा बेटा आपके पास कहीं पे क्या बन रहा होगा, रेयरफेक्शन। अब समझते जाइएगा जरा। न्यूटन ने कहा कि मेरा बेटा आपके पास ये जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है ये कंप्रेशन है, फिर ये आपके पास क्या है भाई साहब, ये रेयरफेक्शन है। मैंने अभी बताया था कंप्रेशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कम होता है क्योंकि दूर दूर होते हैं, प्रेशर भी कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि फैले हुए होते हैं, और अल्टीमेटली डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। न्यूटन ने कहा
कि आपके पास ये जो साउंड वेव प्रोपेगेट करती है, ये मेरा बेटा करती है आइजोथर्मली। कैसे करती है? आइजोथर्मली। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल से आएगा ये टॉपिक, लेकिन अभी जितनी जरूरत है उतना भी हम पढ़ेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। आइजोथर्मली का मतलब होता है मेरा बेटा सेम टेम्परेचर। आइजो मीन सेम और थर्मल आ रहा है आपके पास टेम्परेचर से, तो सेम टेम्परेचर। क्या मतलब सेम टेम्परेचर से क्या मुराद है, समझना मेरा बेटा। जैसे जैसे आप बोल रहे हो, आपके बोलने से एयर के मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। मान लो ऐसे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल से कंप्रेशन पॉकेट, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, ऐसे कुछ सूरत हाल हो रही होगी। तो अब सुनो इसने क्या कहा। इसने कहा कि जो साउंड का प्रोपेगेशन है ये एक स्लो प्रोसेस है। साउंड का चलना या साउंड का मूव करना कैसा प्रोसेस है? एक एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है और आइजोथर्मल है। आइजोथर्मल स्लो प्रोसेस ही होता है। उसमें क्या होता है, सुनना गौर से। इसने कहा जैसे ही आप कुछ बोलते हो तो एयर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके दूसरे एयर के मॉलिक्यूल की तरफ जब आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, और इस अमल के दौरान में क्या होता है, इनके करीब आने से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सराउंडिंग के अंदर यहां से हीट एनर्जी निकल के चली जाती है सराउंडिंग में, तो इनका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता। फिर सुनना, आपने जैसे कुछ बोला, मान लो आपकी एनर्जी इन वाले एयर के मॉलिक्यूल्स के पास आई, ये आहिस्ता 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 जैसे अपनी नानी के घर जा रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाते हैं। और इनके इस आहिस्ता के अमल से क्या होता है, जितना टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होता है वो हीट एनर्जी एक्स्ट्रा यहां से निकल के सराउंडिंग में चली जाती है, और यहां का टेम्परेचर पहले जैसा ही रहता है। फिर जब ये दूर जाते हैं, रेयरफेक्शन होता है, तो ये काम भी ये आहिस्ता 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 करते हैं, तो जो टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग से एक्स्ट्रा हीट यहां आती है और टेम्परेचर इनका फिर से पहले जैसा होता है। यानी कि साउंड का प्रोपेगेशन इज एन आइजोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप यूं भी कह सकते हो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या ये भी कह सकते हो कि डेल्टा टी इज जीरो या चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। अच्छा भैया, अब क्या हुआ? अब यह हुआ जब आपने ये मान लिया कि आपके पास सेम टेम्परेचर है, तो भैया सेम टेम्परेचर के ऊपर आपका गैसेस के लिए बॉयल्स लॉ काम करता है। सेम टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्स रिलेट करता है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। या इसको अगर मैं यूज करूंगा तो ये बन जाएगा P विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। V वॉल्यूम है, P प्रेशर है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया। ये बॉयल्स लॉ है आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड वेव का प्रोपेगेशन कैसा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो P इंटू V विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। हो गई भाई साहब ये बात अपने पास, ठीक है। अब आप नोट करिएगा जरा, यहां पे हम लोग आगे चलने लगे, ठीक है। अब आप देखो मेरा बेटा, ये जो अपने पास कंप्रेशन वाला रीजन है, क्या इसके अंदर प्रेशर जितना नॉर्मल होता है, नॉर्मल कब होता है, अगर मैं कुछ ना बोलूं, अभी तो वैसे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सोचो अगर मैं कुछ ना बोलूं तो भैया सारे एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा फासले पे होंगे, इनके दरमियान का प्रेशर नॉर्मल होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा तो जो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे वहां पे प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाएगा, और जहां रेयरफेक्शन होगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कंप्रेशन वाले एरिया में प्रेशर नॉर्मल से बढ़ गया। भाई नॉर्मल प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो P था, अब बढ़ के हो गया P प्लस डेल्टा P, और P प्लस डेल्टा P जो है वो कंप्रेशन वाले पार्ट में हुआ है, तो कंप्रेशन वाले पार्ट में वॉल्यूम भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। भैया मान लो पहले ये थोड़ा थोड़ा दूर थे, इन्होंने वॉल्यूम V ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब जब करीब करीब आ गए तो वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो नया वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V। तो मुझे पता है कि P इंटू V इज अ कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V। सर ये क्या किया आपने, भैया फिर सुनो आहिस्ता आहिस्ता, ये जो P इंटू V इज अ कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है मेरे बच्चे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। भैया P1 V1 जब मैं कुछ बोल रहा नहीं था, इस जगह का प्रेशर P1, इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ V1। अब जैसे ही मैंने बोला ये वाले मॉलिक्यूल करीब आ गए, प्रेशर बढ़ गया, P प्लस डेल्टा P नया प्रेशर, और वॉल्यूम पहले से कम हो गया तो V माइनस डेल्टा V नया वॉल्यूम हो गया, बन गई ये चीज, ठीक है। ये किताब में ऐसे नहीं लिखा हुआ, किताब में थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये चीज, सही है भैया। अच्छा एक चीज और, जो प्रेशर बढ़ता है ना वो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है।
भाई आप खुद सोचो, आपके कान में जो एयर ड्रम्स हैं वो यही प्रेशर वेरिएशन सेंस करते हैं और उसकी वजह से आप समझ पाते हो कि सामने वाला क्या बात बोल रहा है। तो ये चीज हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखना डेल्टा पी और डेल्टा वी बहुत छोटी छोटी है, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं, इस पी को मल्टीप्लाई कर दो यहां पे और इस पी को मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, ये बनेगा पी इंटू वी माइनस का पी डेल्टा वी, इसको यहां भेज दो, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस का डेल्टा पी इंटू वी प्लस माइनस द माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। क्लियर हो गया? अब समझिएगा मेरा बेटा, ये जो डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी है इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो या आप इसको सेफली निग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों भाई? डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्रेशर, बहुत छोटू सा होता है। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, ये भी छोटू सा है। अगर आप 1 से छोटी क्वांटिटी को एक और 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल आंसर मजीद छोटा हो जाता है। करके देख लो, 0.1 को मल्टीप्लाई करो 0.3 से, आंसर और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 0.1 को मल्टीप्लाई करो किससे? 0.3 से, आंसर आपका 0.03 आ रहा होगा, मजीद छोटा हो गया आंसर दोनों से। तो इसको इग्नोर कर दिया। ये यहां पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये और ये मर गया। तो यहां बच गया आपके पास 0 क्योंकि ये इधर आके माइनस हो गया। ये आपके पास है माइनस का पी डेल्टा वी प्लस का डेल्टा पी इंटू वी। क्लियर है? अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो पी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी। क्लियर है? डेल्टा वी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो पी विल बी इक्वल टू, अच्छे से देखना, डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। क्लियर है मेरा बेटा? अगर इस वी को मैं इसके नीचे लिख दूं, क्यों सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अभी बताते हैं कैसे लिखते हैं। ऐसे लिख सकता हूं ना भैया, अरे ये फ्रैक्शन पलटेगा तो वी वापस ऊपर आ जाएगा। अब आप नोट करो, ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये जो पूरी की पूरी चीज है, क्या ये बल्क मॉड्यूलस के बराबर नहीं है? सर बल्क मॉड्यूलस क्या था, जरा रिवाइज कराएं, हम भूल गए। भैया बल्क मॉड्यूलस अभी अभी पढ़ा था, क्या था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही होता था ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सर ये तो फोर्स पर यूनिट एरिया था, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। सर यहां पे डेल्टा पी क्यों लिखा हुआ है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, डेल्टा पी क्यों लिखा है? मुझे एक बात बताओ, मान लो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180 है, मिसाल दे रहा हूं, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180 है। अचानक से यहां हवा का प्रेशर बढ़ता है और हो जाता है 2.5 ATM। अच्छे से सुनना, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 180 है। अचानक से प्रेशर बढ़ा यहां पे किसी भी वजह से और 2.5 ATM प्रेशर हो गया, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या जो पुराना वाला है वो करेगा? एक्स्ट्रा करेगा। क्यों सर? भैया पुराना वाला तो अभी भी है, क्या कोई डिफॉर्मेशन हो रही है? नहीं हो रही, वो तो नॉर्मल प्रेशर है। जो डिफरेंस आया है वो बेसिकली डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स एक नॉर्मल प्रेशर पे थे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब कंप्रेशन की वजह से करीब आ गए तो जितना प्रेशर चेंज हो रहा है, जो चेंज इन प्रेशर है, वो बेसिकली क्या कर रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का काम कर रहा है। ये हो गया, क्लियर हो गया, सेट है। तो ये आपके पास बल्क मॉड्यूलस है, यानी कि आप ये कहोगे आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो न्यूटन ने ये चीज साबित करी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? प्रेशर लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो मैं रेड से लिख रहा हूं ये न्यूटन साहब का फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। अगर कभी पूछे न्यूटन का फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वो ये है। ये नहीं बोलना भाई ये तो सबके लिए एयर में यही होगा। बी को रिप्लेस किससे किया? पी से, क्या मान के? आइसोथर्मल प्रोपगेशन है। आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, और वो सेम कैसे है मैंने बताया, मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता आए, तो जो हीट बढ़ी, जो टेम्परेचर बढ़ा, वो यहां से निकल के बाहर चला गया, टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो गया। जब दूर जा रहे हैं, टेम्परेचर ने कम होना था, बाहर से हीट आ गई, तो टेम्परेचर आपका मेंटेन हो गया। ठीक है भैया। एक और चीज, जब आप अपनी किताब वगैरह देखोगे तो बल्क मॉड्यूलस जब आप देखोगे ना, तो बल्क मॉड्यूलस ऐसे लिखा होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, और यहां पे मेरा बेटा एक छोटा सा ना माइनस साइन लगा होगा। और ये माइनस साइन से घबराने की जरूरत नहीं है, ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है जो मैंने आपको यहां बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन मेरा बेटा कैसा है? इनवर्स है। पी बढ़ाएंगे तो वी क्या होगा? कम होगा, समझना। अगर आपके पास डेल्टा पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे भैया अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अगर पॉजिटिव है, प्रेशर बढ़ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? नेगेटिव होगा। फाइनल छोटा होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, कम हो जाएगा।
तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव साइन इसमें आ रहा है इसको खत्म करने के लिए यहां पे हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन। क्योंकि बल्क मॉड्यूलस का काम क्या होता है, आप किसी भी सिस्टम की इलास्टिसिटी बताना। तो इलास्टिसिटी क्या है, आसान भाषा में यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कितना डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपको चाहिए, तो उसमें माइनस साइन का कोई ताल्लुक बनता नहीं है। तो यहां माइनस साइन क्यों लगाया, ताकि यहां पे जो माइनस साइन आएगा उसे काटा पीटा जा सके। तो इससे परेशान नहीं होना, ये फॉर्मूला इसके बराबर, या अगर कभी माइनस साइन लिखा हुआ नजर आ जाए डजंट मैटर, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि गैसेस में बॉल्स लॉ ओबे करता है, पी और वी का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। न्यूटन ने इससे क्या हासिल किया उस पर बात करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, न्यूटन ने माना कि आइसोथर्मल प्रोपेगेशन है और इसने जो फॉर्मूला ड्राइव किया वो अपने पास था V इज इक्वल टू √P डिवाइडेड बाय रो। अब इसके अंदर जब आप STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा मेरा बेटा 273 केल्विन। और जो आपका प्रेशर होता है उसको अच्छी किताब वाले 1 × 10⁵ लेते हैं, लेकिन आपकी किताब वालों ने 1.01 × 10⁵ पास्कल या पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ही बात होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिया हुआ है। ठीक है, ये है मेरा बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर आप यहां पे लाके पुट करोगे ये वैल्यू को, P की जगह पे 1.01 × 10⁵ और यहां पे मेरा बेटा जो डेंसिटी है, अच्छा अभी हम किसके अंदर काम कर रहे हैं सर, एयर में काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में सारी चीजें ली हुई हैं। तो यहां पुट करोगे लाके अपनी 1.29, और ये किस टेम्परेचर के ऊपर बात हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, आप सिंप्लीफाई करके देखना, आंसर आपके पास आएगा 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड न्यूटन ने इसका आंसर निकाला। और उसी जमाने में एक्सपेरिमेंटली वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस मालूम की गई। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस मेरा बेटा जो निकल के आई वो आई 332 मीटर पर सेकेंड। अब ये निकाली न्यूटन साहब ने, और ये निकल के आई मेरा बेटा कैसे, एक्सपेरिमेंट से। अब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, न्यूटन की वैल्यू में एरर है। अब एरर कितना है, तकरीबन, अच्छे से सुनना, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो न्यूटन की वैल्यू में एरर है वो है मेरा बेटा 16% का एरर है, और ये ठीक ठाक बड़ा एरर है। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो एरर काबिल कबूल होता है वो 2 से 3% तक का होता है, बाज दफा मार्जिन 5% तक भी चला जाता है, लेकिन ये तो ठीक ठाक बड़ा एरर है। तो न्यूटन अपनी जिंदगी में इसका जवाब नहीं दे सका कि ये एरर कितना आया है। न्यूटन तो जवाब नहीं दे सका, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी वालों ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा और उन्होंने एरर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया, पूरी कहानी बता के बोला कि एरर कैलकुलेट करके बताओ, ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटल है और जो न्यूटन के फॉर्मूले से आई। अब उसमें जितने बच्चे ये आंसर लगा के आए थे उनका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 15.7% है। वो कैसे आई सर, निकालना सिखा देता हूं अभी आपको। क्लियर हो गया? तो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना वो आपके एप्टीट्यूड में, एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। कैसे निकालते हैं भैया, मेरा बेटा जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू होती है इसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल वैल्यू को, और एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये है मेरा बेटा परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला, जो आप एक्सपेरिमेंट में कई दफा यूज करोगे। सर ये 2 डंडे क्यों लगा दिए, ये मॉड्यूलस बार्स हैं, इसलिए कि यहां पे अगर माइनस आए तो प्लस कर देना, प्लस आए तो प्लस जाने देना। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, या इस एक्चुअल वैल्यू को आप एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू भी कह सकते हो। क्यों? ओ भैया, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वही तो एक्चुअल वैल्यू है। ये तो ऑब्जर्व वैल्यू जो आपकी यहां पे इस फॉर्मूले से ऑब्जर्व हो रही है, जो यहां से ऑब्जर्व हुई है। क्लियर हो गया? तो न्यूटन ने क्या निकाली थी, 280 माइनस 332 डिवाइडेड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां जो माइनस साइन आया ना उसको आपने क्या करना है भैया, उड़ा देना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मेरा बेटा अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 15.7%, जो कि आपके पास एक्चुअल एरर है। और ये एनईडी यूनिवर्सिटी में माजी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी में अभी तक कैलकुलेटर अलाउ होता है एंट्री टेस्ट में, इसलिए ये सवाल आया था। वो एग्जैक्ट सवाल भी मैं आपसे भी कैलकुलेट कराऊंगा आखिर में चल के, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इतनी बात कर ली हमने, कॉपी कर लो। आगे चलते हैं, देखते हैं कि न्यूटन ने क्या पे गलती करी थी, बोंगी मारी थी, और लैपलास ने उसकी क्या करेक्शन दी। अब भैया हमारे पास लैपलास साहब तो फेल हो गए। उन्होंने क्या किया,
वो अपनी जिंदगी में नहीं बता पाए कि ये एरर क्यों आया था। तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट, फ्रेंच मैथमेटिशियन लैप्लास साहब आए, उन्होंने बोला कि देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये बिल्कुल सही है, ई अपॉन रो के बराबर है। और चूंकि हम एयर की बात कर रहे हैं तो ई को रिप्लेस कर दिया आपने बी से। यहां तक की बात तो एग्रीड है। अब न्यूटन ने बोला था कि जो प्रोपेगेशन है वो कैसी है, आइसोथर्मल। इसने कहा कि आइसोथर्मल नहीं होती, वो कैसी होती है मेरा बेटा, इडियाबैटिक होती है। सर इडियाबैटिक क्या होती है? इडियाबैटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों रहती है इसकी। इसके अंदर आपके पास नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस का फिनोमेना है। क्या मतलब सर? आहिस्ता आहिस्ता समझाएं, बहुत तेज भाग रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं भाई, वरना उसको 1x पे के बजाय 0.5x पे कर ले भाई। वैसे भी आप तो 2x पे देख रहे होते हो। देखो इधर इडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, वापस आ जाओ। मैं कुछ बोलता हूं और मेरे कुछ बोलने से पहले साउंड के मॉलिक्यूल मस्त अपने जिंदगी जी रहे थे। जैसे ही मैंने कुछ बोला, कुछ मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, कुछ दूर हो गए, कुछ करीब आ गए। तो अगर मैं यहां ड्रॉ करके दिखाऊं तो भैया कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास मान लीजिए यहां पे इस तरीके से करीब करीब आ गए, ठीक है। ये आपके पास कंप्रेशन वाला पार्ट बन गया उठ के। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे उठ के क्या हो गया, दूर चले गए भाई साहब, ऐसे दूर दूर हो गए। अब यहां पर आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास क्या है भाई, कंप्रेशन वाला पार्ट है, और ये क्या है आपके पास, रेयरफेक्शन वाला पार्ट है। अब समझना, कंप्रेशन वाले पार्ट में मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, गोया वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है नॉर्मल के मुकाबले में, टेम्परेचर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, फैल जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि दूर दूर चले गए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वही मास बिखर गया, और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब इसने कहा, न्यूटन ने कहा था जब आप कुछ बोलते हो तो साउंड एनर्जी जिस मॉलिक्यूल के पास होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। साउंड की प्रोपगेशन एक स्लो प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, और इसके करीब आने से जो टेम्परेचर बढ़ता है वो हीट यहां से निकल के बाहर चली जाती है, और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। टेम्परेचर किसी भी सेक्शन में ना बढ़ता है ना कम होता है, कांस्टेंट रहता है। इसने कहा जो साउंड की प्रोपगेशन है वो इडियाबैटिक है, यानी कि रैपिड प्रोसेस है। क्या है, रैपिड प्रोसेस है। इसने कहा भाई तू साउंड की स्पीड देख, एयर में कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसने कहा ये बहुत तेज स्पीड है। इसने कहा साउंड के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से आते हैं एक दूसरे के करीब। जब तेजी से करीब आते हैं तो जिस सेक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है वहां से इतना टाइम ही नहीं होता कि हीट निकल के बाहर चली जाए, इतना टाइम ही नहीं होता। अगर मैं एग्जैक्ट वर्डिंग बताऊं ना, जो लैप्लास ने अपने पेपर में यूज की थी, एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी, इतना टाइम ही नहीं होता कि थर्मल कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो सके। थर्मल कांटेक्ट क्या होता है, आसान करके समझो। थर्मल कांटेक्ट क्या है, दो बॉडीज के दरमियान में ऐसा मीडियम एस्टेब्लिश होना कि हीट वेव फ्लो कर सके। सर क्या इसका मतलब फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं, समझना। आप लोगों ने बचपन में एक जादू अपने छोटे बहन भाइयों को दिखाया होगा, लाजमी। आप लोग कैंडल ऑन करते हो, मोमबत्ती ऑन करते हो, उसका जो फ्लेम होता है उसके अंदर से ऐसे ऐसे करके उंगली गुजार के दिखाई होगी छोटे भाई को, बहन को। अब बोलोगे क्या मस्त जादू कर रहा हूं मैं, मेरा तो हाथ भी नहीं जल रहा। अगर आप इतनी बड़े जादूगर हो तो चूल्हे में हाथ डाल के दिखा दो एक बार। तो ऐसा नहीं है, तो आप वहां जादू नहीं कर रहे हो। क्या रहा है, आप इतनी तेजी से उंगली गुजारते हो कि आपकी उंगली और उस फ्लेम के दरमियान में थर्मल कांटेक्ट ही स्टैब्लिश नहीं हो पाता। टाइम ऑफ कांटेक्ट इतना कम होता है कि थर्मल कांटेक्ट नहीं बनता, तो हीट मूव ही नहीं करती, आपकी स्किन को कुछ नहीं होता। इतने बड़े जादूगर हो तो हाथ डाल दो चूल्हे में भाई, पता चल जाएगा कितना जादू है। और थर्मल कांटेक्ट के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना लाजमी नहीं है। चूल्हा जल रहा हो, आप हाथ को ऐसे ऊपर रखो, आपको हीट वेव फील होंगी वहां पे। तो थर्मल कांटेक्ट डज नॉट मीन फिजिकल कांटेक्ट, इतना टाइम एस्टेब्लिश होना कि हीट मूव कर सके। तो इसने क्या कहा, ये लैप्लास ने, लैप्लास एक बड़ा नाम है इंजीनियरिंग में। आप में से जो लोग आगे इंजीनियरिंग करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास इक्वेशंस, बहुत कुछ पढ़ेंगे और मजेदार चीजें सारी, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो साउंड के मॉलिक्यूल जहां करीब आते हैं, बहुत तेजी से करीब आते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, इतना टाइम नहीं होता कि हीट बाहर जाए। तो इसने कहा इडियाबैटिक प्रोसेस है, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ना हीट जाता है ना हीट आता है। इसने कहा जब मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, बहुत तेजी से दूर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि बाहर से हीट क्या हो, अंदर आए। तो जिस सेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां ज्यादा होता है, जहां कम होता है वहां कम होता है। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे साउंड प्रोपेगेट नहीं करती, कम ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साउंड क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। तो इसने कहा इडियाबैटिक प्रोसेस है, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी कि नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी Q इज इक्वल टू 0।
क्लियर हो गया। अब इडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इसने कहा कि बॉयल्स लॉ PV इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये यूज नहीं होता। जो मेरा बेटा आपके पास इडियाबैटिक प्रोसेस है इसके लिए होता है PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी आप पढ़ोगे आगे। यहां पे जो गामा है ये यंग्स मॉड्यूलस नहीं है भाई, जहन में रख लेना। यहां पे जो गामा है ना ये CP/CV है। सर CP/CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आसान करके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दो प्रोसेस होते हैं अलग अलग, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर वाला, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट देते हो किसी सिस्टम को तो उसके लिए CP यूज करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब देते हो तो वहां पे हम यूज करते हैं CV। इससे ज्यादा यहां पे जानना कोई चीज जरूरत नहीं है। और ये जो गामा है ना मेरा बेटा ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, क्योंकि CP और CV एक जैसी क्वांटिटीज है, जो यूनिट इसका है वही इसका होगा, आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर मैं कंप्रेशन वाले पार्ट की बात करूं तो मुझे ये बताओ क्या यहां पे प्रेशर नॉर्मल जितना है या नॉर्मल से ज्यादा? तो आप बोलोगे सर नॉर्मल से ज्यादा। और वॉल्यूम नॉर्मल जितना है या नॉर्मल से कम? तो आप बोलोगे सर नॉर्मल से कम। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे लाके अगर मैं यूज करता हूं, आप बोलोगे सर PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई। आप बोलोगे P प्लस डेल्टा P विल बी इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा V माइनस डेल्टा V, ऊपर क्या आ गया गामा। सर ये कैसे किया? भाई वैसे ही किया जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। P1 V1 पावर गामा शुड बी इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। भाई यही होगा ना। सर ये गामा चेंज नहीं होगा। ओ भाई गामा जो है ये मीडियम टू मीडियम एक ही रहता है। अभी हम एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं ना, एयर की। तो एयर में CP और CV का जो रेशियो है वो तो एक ही जैसा रहेगा ना भाई, क्लियर है। तो ये हो गया। अब देखो पहले इनिशियल प्रेशर मेरे पास P था, इनिशियल वॉल्यूम P था, V था। जब कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर बढ़ के P प्लस डेल्टा P हो गया और वॉल्यूम घट के V माइनस डेल्टा V हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बन गए, ठीक है। अब क्या करूंगा भाई साहब, आगे चलते हैं। इसको मैंने लिखा P इंटू V पावर गामा, इसको तो रहने दो भाई एज इट इज। एक काम करो, यहां से अगर मैं V कॉमन निकाल लूं तो V पावर गामा बाहर आ जाएगा ये, और ये बनेगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। सर ये क्या करा आपने, जरा फिर बताएं। अरे भैया अगर कहीं पे लिखा हो ना A प्लस B, सर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर कुछ भी नहीं बेटे, वो मैट्रिक क्लास का बच्चा कहे तो ठीक है, आप इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हो। मैं आपको इसमें से कबूतर कॉमन निकाल के दिखा देता हूं। देखो अगर मुझे इसमें से कबूतर कॉमन निकालना है, देखना गौर से, कबूतर कॉमन निकाला तो बनेगा A डिवाइडेड बाय कबूतर प्लस B डिवाइडेड बाय कबूतर। जो आपका दिल करे ना आप यहां से कॉमन ले सकते हो। क्यों सर? भैया कबूतर को अंदर भेजो, कबूतर जब मल्टीप्लाई हुआ कबूतर से कबूतर मर गया यहाँ तो A बच जाएगा, तो वही तो बचा हुआ था यहाँ भी। ये इससे मल्टीप्लाई होगा कबूतर से कबूतर, फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। तो भाई साहब मैंने क्या किया, यहाँ से V कॉमन निकाल लिया। ये नहीं बोलना इसके बाद V नहीं था, तो जब V कॉमन निकाला यहाँ V था तो 1 बच गया, यहाँ V नहीं था तो अपॉन में V आ गया। जब मैं वापस V भेजूंगा तो यहाँ V आ जाएगा और यहाँ ये V से V मर जाएगा तो डेल V बच जाएगा। सर फिर ऊपर गामा क्यों आया? भाई V मैंने इस ब्रैकेट से बाहर निकाला है और ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है, गामा, तो पावर लेके बाहर आएगा ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी आएगा पावर छोड़ के। चलो अब V पावर गामा से V पावर गामा तो यहां पे हमने मार दी उठा के। अब ये होता है मेरा बेटा P और ये होता है P प्लस डेल्टा P। अब इसको मेरे बच्चे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। ये आप तब यूज करते हो जब मेरा बेटा आपके पास जो x है ना ये आपके पास 1 से छोटी टर्म हो। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। आप में से जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे वो इसको पढ़ेंगे आगे। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। कहानी चलती जाएगी। इससे आगे जाने की जरूरत हमें क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमारे पास 1 से क्या है, छोटा है। सर एक्स क्या है, देखो इसको और इसको मिलाओ और देखो आपके पास कहां पे एक्स लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना एक्स, ये लिखा हुआ है एक्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वी अपॉन वी। तो सर ये आपका 1 से छोटा कैसे हुआ, ये तो हमें समझ में नहीं आया। भैया डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। मैंने अभी कहा था चेंज बहुत थोड़ा सा आता है। तो जब एक छोटी वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आंसर 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल आंसर हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको आप सिर्फ 2 टर्म तक एक्सपेंड कर लो, बहुत है 1 प्लस एन एक्स। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, 1 आया एज इट इज और ये प्लस आया एज इट इज फॉर्मूले का। n क्या मतलब है, n है पावर। x की जगह यहां क्या लिखा हुआ है, देखो x की जगह यहां क्या लिखा है, माइनस डेल्टा v अपॉन v। क्यों सर, देखो यहां मिला के दिखाता हूं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n मेरा फॉर्मूला है, इसको इससे कंपेयर करो। 1 प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v और होल ब्रैकेट के बाहर है गामा। मिलाओ जरा,
x की जगह लिखा हुआ है माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, 1 की जगह यही लिखा हुआ है और n की जगह क्या लिखा हुआ है, गामा लिखा हुआ है। तो भैया वही आ गया 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह क्या आया गामा और x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, माइनस का डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी और जनाबे वाला 1 प्लस माइनस द माइनस गैमा डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर हो गया। अब पहले p को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखो भैया अगर मैं p को ब्रैकेट के अंदर भेजता हूं, इस p को भेजा तो p बन जाओ तो हो गया p माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो गैमा डेल्टा v अपॉन v मल्टीप्लाई में हो गया p, भाई p इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस डेल्टा p वन जा हो गया डेल्टा p। अब देखो डेल्टा p मेरा बेटा जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये डेल्टा p इंटू डेल्टा v बन जाएगा, साथ में गैमा और v भी आ रहा है, लेकिन डेल्टा p जब डेल्टा v से मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा p चेंज इन प्रेशर 1 से छोटी क्वांटिटी, डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम अगेन 1 से छोटी क्वांटिटी, तो 1 से छोटी क्वांटिटी को एक और छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, मजीद छोटी हो जाएगी। तो ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, प्लस माइनस द माइनस गैमा डेल्टा p डेल्टा v अपॉन में आ गया v। तो इस पूरी चीज को आपने क्या कर दिया जनाबे वाला, इग्नोर कर दिया। ठीक है, नजर आ रहा है ना भाई, इस पूरी चीज को मेरा बेटा आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया सर, इसलिए कि भैया न्यूमरेटर बहुत छोटा है v बहुत बड़ा है, तो इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। ये p से p मर गया, क्लियर है। ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो p गामा डेल्टा v अपॉन v विल बी इक्वल टू डेल्टा p। और तो कुछ नहीं बचा यहां पे करने के लिए, नहीं सही है। अब देखो ये v यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, चला गया। डेल्टा वी मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डेल्टा वी आ गया। अब आप नोट करो ये v यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो गौर से, क्या आपको ये वापस बल्क मॉड्यूलस बना हुआ नजर आ रहा है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो डेल्टा p डीफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो वॉल्यूम चेंज करने की सलाहियत रखती है, और ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो बल्क मॉड्यूलस हो गया। अब यहां पे देखो आपका बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आया है, P इंटू गामा के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, P इंटू गामा के बराबर आया है। ठीक है, इस हिस्से को मैं जरा मिटा रहा हूं, देखो P इंटू गामा के बराबर आया, चेक करो अब जरा। अब इसने कहा कि भैया न्यूटन साहब का जो फॉर्मूला था ना उसमें ये गलती थी। इसने कहा एयर के अंदर ये फॉर्मूला होगा B डिवाइडेड बाय रो, और B को हम P से रिप्लेस नहीं करेंगे, गामा P से रिप्लेस करेंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, रो। अब इसने कहा हम एयर के लिए काम कर रहे हैं, तो एयर के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे यानी 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और गामा जो एयर के लिए होता है ये होता है मेरा बेटा 1.42। अभी क्यों होता है इस पर भी बातचीत करता हूं। गामा एयर के लिए कितना होता है 1.42। ये सारी वैल्यूज पुट करो तो जो इसने वेलोसिटी निकाल के दी वो तकरीबन कितनी आ रही है 333 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एरर आप कैलकुलेट करना, ये लेस देन 1% आ रहा होगा। ये लैपलास ने आंसर निकाला है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड, लैपलास ने क्या निकाला 333 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेप्टेड वैल्यू है लैपलास की, जो ये फॉर्मूला है ये माना जाता है कि ये सही फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। तो अगर कोई पूछे लैपलास का फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ये रहा। न्यूटन का फॉर्मूला तो अंडर रूट पी अपॉन रो। न्यूटन ने क्या माना था आइसोथर्मल प्रोपेगेशन है, स्लो प्रोसेस है, हीट टू एंड फ्रो मूव कर रही है सराउंडिंग से मॉलिक्यूल से सराउंडिंग। इसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसने कहा तेज प्रोसेस है, थर्मल कांटेक्ट ही स्टैब्लिश नहीं होता। इसने एक और रीजन भी दिया था। इसने कहा जब मॉलिक्यूल करीब आते हैं, इतना तेजी से करीब आते हैं कि एयर के साथ थर्मल कांटेक्ट ही नहीं होता। दूसरा रीजन दिया कि एयर पुअर थर्मल कंडक्टर है, जिसको टाइम ज्यादा चाहिए होता है थर्मल कांटेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए ताकि हीट एक्सचेंज हो सके। क्लियर हो गया, सही है भाई साहब। अच्छा, अब गैमा के बारे में जरा थोड़ी सी बातचीत कर लें, फिर हम चलते हैं सीधा सवालों की तरफ। अभी मेरा बेटा 1 घंटे का तकरीबन लेक्चर हो गया है, तो मैं इसके अंदर आपको फैक्टर्स नहीं पढ़ा सकूंगा जिनके ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है। वो भी 4-5 फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर है, मॉइस्चर है जिसको ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, विंड वेलोसिटी है, अब प्रेशर पे करती है या नहीं करती। यहां से देखोगे तो लग रहा है प्रेशर पे करती है, लेकिन प्रेशर पे करती नहीं है। डेंसिटी है। तो इन सब के ऊपर हम आगे बात करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड भी ना 5-6 अच्छे क्वेश्चन माजी में आए हैं। तो क्वेश्चंस का नुकसान नहीं करेंगे, लेक्चर की तादाद बढ़ा देंगे। ये जो गामा है ना मेरा बेटा, ये क्या होता है CP अपॉन CV रेशो है
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो भी समझ लो, वो हीट जो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। मान लो ये 1 मोल है, सर ये 1 मोल तो नहीं है तो एक मार्कर है भैया। मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। ये मान लो आज के बाद इसे 1 मोल कहेंगे, तो उतनी हीट जो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्लियर है? कांस्टेंट प्रेशर में बढ़ाएगी तो सीपी होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाएगी तो सीवी होगा। ये सारा पार्ट आगे आएगा अभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो गामा की जो है ना मेरा बेटा 3 वैल्यूज होती है, ध्यान में रखिएगा। एक होती है 1.67, 1.42, 1.31। ये होती है जनाब मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, ये होती है जनाब डाई एटॉमिक गैसेस के लिए, ये होती है जनाब पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। अच्छा सर ये बता भी दें, अब क्या ये हमें अभी याद करनी पड़ेंगी? बिल्कुल मेरा बेटा, जब तक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते, आपको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, तब तक आपको ये याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब मोनो एटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं? जिनमें एक ही एटम होता है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी है। डायटोमिक H2, O2, N2, अरे भैया ये सारी है ना, हाइड्रोजन डायटोमिक, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी क्या है? ये सारी आपके पास डायटोमिक है। पॉलीएटॉमिक ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी क्या है? पॉलीएटॉमिक है। सर हमने बचपन में पढ़ा था कि जो एयर है, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो आपने एयर के लिए 1.42 क्यों यूज किया? 1.42 तो डायटोमिक का होता है, एयर तो पॉलीएटॉमिक हुई नहीं। जहां आपने ये पढ़ा होगा ना एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, वहां आपने ये भी पढ़ा होगा कि एयर में 80% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन है और एयर में 20% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन है। ये दोनों को ऐड कर देते हो ना तो ये 80% पूरा नहीं होता, 79 पॉइंट समथिंग होता है। ये भी पूरा 20 नहीं होता, ये 19.9 समथिंग होता है। तो 1% से भी कम बचता है जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी चीजें हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? N2NO2। ये वजह है कि एयर को हम कहां ट्रीट करते हैं? डायटोमिक में ट्रीट करते हैं, पॉलीएटॉमिक में ट्रीट नहीं करते। जानकर जियो सही कॉन्सेप्ट। इतना हिस्सा कॉपी कर लें, सवालों पे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा सवालों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा के पेपर में क्वेश्चन आया 2009 में, और यही सेम क्वेश्चन सिंटेक्स बोर्ड की जो नई किताब है जो इसी साल पब्लिश हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। कहता है एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल causes a certain volume of water to decrease by 5 into 10 power minus 3% of its original volume. Find A bulk modulus for water, पूरा लिखा हुआ था मैंने शॉर्ट कर दिया। velocity of sound in water, density of water आपको दी हुई है। ठीक है, एक सवाल। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिस साल ये सवाल आया था उस साल मेजॉरिटी बच्चों ने इसको गलत किया और रीजन ये कोट किया कि सर आउट ऑफ कोर्स था। आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है, देखो अभी पढ़ते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। ठीक है, देखो कहता क्या है, एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ, आपका प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। कितना? 100 किलो पास्कल। एन इंक्रीज इन प्रेशर, गोया जो डेल्टा पी है वो आपका बढ़ के हो गया 100 किलो पास्कल। किलो का मतलब होता है 10 पावर 3 और पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। कॉजेज अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है आगे आपको बता रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लगा देंगे भैया। डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा तो माइनस साइन आएगा डेल्टा वी में। कहते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3%। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3%। परसेंट का मतलब होता है भैया डिवाइडेड बाय 100 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम को मैंने ऐसे लिख दिया, ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, या ओरिजिनल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं V1। ठीक है, पहले जरा इस बात को भी समझ लीजिएगा ये मैंने क्या लिखा है। अगर मैं कहता हूं किसी बंदे की सैलरी बढ़ी 10%, कितनी बढ़ी? 10%। तो भैया अगर उसकी पहले सैलरी x थी तो इसका मतलब अब नई सैलरी हो गई x प्लस 10% ऑफ x। चेंज कितना आया सैलरी में? 10% ऑफ x का चेंज। समझ आया? मैं कहता हूं किसी की सैलरी 10% कम हो गई तो भैया पहले x थी, अब 10% कम हो गई। किस चीज का 10%? जो पहले थी उसका 10%। सही है। अब इस सवाल को समझो क्या कह रहे हैं। आपको कहता है वॉल्यूम चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? भैया कहता है
5 इंटू 10 की पावर -3% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये आया है चेंज। सर माइनस साइन क्यों लगाया? इसलिए कि चेंज नेगेटिव में आया है, ओवरऑल वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्लियर हो गया? ये बात लगा दी। और V1 मैंने ले लिया इनिशियल वॉल्यूम को। पहला सवाल, बल्क मॉड्यूलस फाइंड आउट करें पानी का। भैया बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V0 इनिशियल वॉल्यूम होता है आपका। और यहां पे हम लगाते हैं माइनस साइन। यहां V0 ले रहा हूं इनिशियल वॉल्यूम, तो भैया इसको भी V0 कर ले ताकि परेशानी ही ना रहे कोई। वैल्यूज पुट कर लेंगे, बीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन। ये माइनस क्यों लगाया था? ताकि P और V का झगड़ा सॉल्व हो सके। भैया प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या चल रहा था? फ्लूइड्स में इनवर्स चल रहा था। P बढ़ाते हैं तो V कम होता है, और P कम करेंगे तो V क्या होगा? बढ़ेगा। भैया एक कंटेनर में पानी है, दबाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसका घट जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 100 इंटू 10 की पावर 3, सॉरी चेंज इन प्रेशर। चेंज इन वॉल्यूम कितना है भैया? 5 इंटू 10 पावर -3। ये नीचे 10 पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो 10 पावर -2 आ जाएगा। भैया ऐसे ही है ना। और मल्टीप्लीकेशन में क्या है? V0 है। ये आपने लिखा है डेल्टा V। अब अपॉन में क्या आएगा? V0 भी आएगा। अरे भैया नीचे आपको क्या चाहिए होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। सर यहां से ये कैसे बनाया? भैया ये 100 का मतलब क्या है? 10 पावर 2, ऊपर जाएगा 10 पावर -2, तो ये आ गया। V0 से V0 मर गया। अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। और एक माइनस साइन भी यहाँ आएगा, ये वाला माइनस साइन यहाँ आएगा, क्योंकि डेल्टा V नेगेटिव है। माइनस से माइनस साइन भी मर गया। सही, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 20 से 100 होता है मेरा बेटा। क्लियर है? इसको इससे नहीं काट देना, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 20 इंटू 10 पावर 3, -3 -2 हो गया 5, ऊपर आएगा तो प्लस का 5। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। आंसर आ गया। और कैसे लिख सकते हैं इसको? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2000 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। जी सर लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 6 जो होता है ना, ये मेरा बेटा मेगा होता है। जैसे किलो का मतलब होता है ना 10 पावर 3, ऐसे 10 पावर 6 का मतलब क्या होता है? मेगा। तो आपके पास यहां पे जो बल्क मॉड्यूलस आया है वो क्या आया है? 2000 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल या 2000 मेगा पास्कल। ठीक है भैया, अब क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है। चलो ये ध्यान में रखना, आपके पास बल्क मॉड्यूलस क्या आया है? 2000 मेगा पास्कल आया है, या 2000 इंटू 10 की पावर 6 आया है। अब भाई साहब आपको ये बात पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में क्या फॉर्मूला है? इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं। पानी फ्लूइड है, और फ्लूइड हमेशा 3 डायमेंशन में डिफॉर्मेशन शो करता है। अभी तो पढ़ी थी बात। तो यहां पे E की जगह पे क्या आएगा? B आएगा, और रो आ जाएगा यहां पे। सही है भैया? B अभी निकाला हमने 2000 इंटू 10 पावर 6, और डेंसिटी कितनी है भाई लोग? डेंसिटी है 10 पावर 3। गिवन है सवाल में, नहीं भी गिवन तो आपको पता होना चाहिए। पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 से 1000 मर गया। 10 पावर 6 को रूट से बाहर निकाला तो 10 पावर 3। 2 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 1.414 क्या बन गया? ये 1414 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? 1414 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और यही बात मैंने आपको वैसे भी बताई थी थोड़ी देर पहले कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, वो तकरीबन 5800 मीटर पर सेकंड के अराउंड होती है स्टील वगैरह के अंदर। लिक्विड में, पानी में देखो 1400 के अराउंड आ रही है, और एयर में कितनी है? 332, जो भी हमने निकाला था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, सही हो गया? तो मेरा बेटा ये एक सवाल था। अगले, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, अगले सवाल को आप देखो तसल्ली से, और वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल को लाजमी अटेम्प्ट करो, ताकि आपके दिमाग के ढक्कन खोलेंगे, चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का क्या फायदा होता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये आउट ऑफ कोर्स है अगेन, तो इसका मतलब आपने लेक्चर की जरा सही नहीं सुनी, जो मैंने लेक्चर आपको समझाया है अभी। कहते हैं इफ यंग्स मॉड्यूलस, यहीं पे रुक जाओ। अगर यंग्स मॉड्यूलस की बात करेगा, इसका मतलब फ्लूइड नहीं हो सकता आगे, क्योंकि फ्लूइड में वन डायमेंशनल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो है ही सॉलिड के अंदर। इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील रॉड इज, आगे आपको दी हुई है, ठीक है, तो इसको y से शो कर लेता हूं मैं, वरना गामा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.9 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड रो यानी कि डेंसिटी, आपको डेंसिटी भी दी हुई है स्टील रॉड की, दैट इज 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशनल वेव्स इन स्टील रॉड। अब बच्चा यहीं पे आके परेशान हो जाता है।
सर पहले तो हमने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा सारी जिंदगी, यंग्स मॉड्यूलस नहीं पढ़ा, ये कैसे आ गया? इसका तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? स्टील रॉड। और स्टील रॉड कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि एक ही डायमेंशन में या तो खिंचेगी या एक ही डायमेंशन में दबेगी। क्लियर है? डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशनल वेव्स। सर कंप्रेशनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ही कंप्रेशनल वेव कहते हैं। लेक्चर 1-2 में पढ़ाई है ये बात, नहीं पढ़ाई तो आप लिख लो, जिसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, तो भैया कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आपने अभी तो पढ़ा था, v = √e डिवाइडेड बाय रो। अब बोलोगे सर ये तो साउंड का पढ़ा था, तो साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी ही तो साउंड वेव की वेलोसिटी होगी। क्लियर है? तो आ गए यहाँ पे आपके पास। अब ये चूंकि स्टील रॉड की बात कर रहे हैं तो इसमें ई की जगह पे क्या आ जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा और डेंसिटी एज इट इज आ जाएगी। बस हो गया सवाल सॉल्व। पुट कर ले भाई वैल्यू यहाँ पे। y की जगह पे 2.9 × 10 पावर 11, इसको लिख लेते हैं 8 × 10 पावर 3। देखो भैया 10 पावर 11 और 10 पावर 3, भैया 3 0 को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे क्या बचता है? 10 पावर 8 बच जाएगा। भैया 11 में से 3 निकाला, 8 बच गया। 8 बच गया ना, रूट के अंदर 8 बच गया। 8 को रूट से बाहर ले आओ 10 पावर 8 को, तो 10 पावर 4 हो गया। सही है? सही है। मल्टीप्लाई में इसको लिख सकता हूं मैं 29/8 मल्टीप्लाई बाय 10। भैया 2.9 को 29/10 लिख दिया। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? 80 बन जाएगा। समझना जरा, 10 पावर 4 आया एज इट इज। 29 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो इसको क्या मैं 5.4 लिख सकता हूं? क्यों सर? अरे भैया 25 का रूट क्या होता है? 5। 36 का रूट क्या होता है? 6। तो ये दरमियान में तो नहीं आ रहा, थोड़ा 5 के ज़्यादा नज़दीक है। अगर 30 होता तो मैं आंखें बंद करके 5.5 लिख देता इसको, लेकिन अभी 30 भी नहीं है, 29 है तो 5.4 लिख दिया। और 80 जो है, 80 का रूट निकालना है तो 8.9 हो सकता है, मैं इसको 9 लिख देता हूँ। भैया 81 का रूट क्या होता है? 9 होता है। तो 80 जो है वो 81 के बराबर में तो रखा हुआ है, तो इसका रूट 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो भैया। 5.4 को मैं लिख सकता हूँ 54/10। यस सर। 9 1 जा 9 6 जा हो गया 54। एक 10 से एक 10 मार दिया, यहाँ 3 बच गया। क्या आंसर आता है? 6 × 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 मैंने अपलोड किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आउट ऑफ कोर्स तो नहीं था, कॉपी कर लो। 1-2 सवाल और करते हैं। देखो मेरे बच्चे, आज के हमारे जो लेक्चर के आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला सवाल जो मैंने आपको बताया था ना, एनईडी का 2014 में पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन था एज इट इज। ठीक है, मैंने दिया एनईडी का पेपर 2015 में और उससे 1 साल पीछे के पास पेपर का ये क्वेश्चन है। कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड, हमें पता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी इन्होंने। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द स्पीड ऑफ साउंड एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द न्यूटन्स फॉर्मूला। हमें पता है भैया न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? √P डिवाइडेड बाय रो। क्लियर है? √B/रो था, माना कि आइसोथर्मल प्रोपेगेशन है तो P/रो हो गया। और कहता है आपने किस पे कैलकुलेशन करनी है? STP पे। तो भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन। और प्रेशर कितना है? 1.01 पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कहता है गिवन दैट डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 1.29। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था। क्या आंसर आता है इसका? 280 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे आता है? जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उसे माइनस कर दो एक्चुअल वैल्यू से, डिवाइड कर दो एक्चुअल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दो किससे मेरा बेटा? 100 से। तो भैया आप इसको देख लो, 332 माइनस 280। आप बोलोगे सर ऑब्जर्व वैल्यू तो फॉर्मूले से जो आ रही है वो 280 है, तो आपने उल्टा क्यों कर दिया? इसलिए कि भैया मॉड लगा हुआ है। आप O-A करो या A-O करो, फर्क तो साइन का ही आएगा ना। तो मॉड बार्स लगा के साइन का फर्क तो वैसे ही उड़ा दिया। और डिवाइड कर दो इसको किससे? 332 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो मेरा बेटा इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा 15.7%। इस साल में जो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर लगाया था वो ये लगाया था। वजह उसकी ये थी कि ये नहीं पता था। तो अब चेक करो, एक चीज़ जो आप अपने एक्सपेरिमेंट में करते हो, जब आप किसी भी बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम देते हो ना, तो उसमें प्रैक्टिकल का एक हिस्सा होता है एक्सपेरिमेंटल एरर इवेल्युएट करने का। तो आपका एग्जामिनर ने जो एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज फ्रेम कर रहा था, उसने प्रैक्टिकल वाली चीज का यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट को किस खूबसूरती से जोड़ा है, आप चेक करो। अगला सवाल,
इसको निकाल के चेक कर लेना मेरा बेटा, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। 15.7% और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला सवाल बलूचिस्तान बोर्ड की एग्जाम्पल नंबर 8.2 है। अच्छा बाय द वे, ये सारी बुक जिनका मैं रेफरेंस कोड करता हूं ये ड्राइव में मौजूद है और ड्राइव हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डली हुई होती है, आप चेक कर सकते हो। मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डले हुए होते हैं। मजीद इस लेक्चर के बाद जो इस लेक्चर के नोट्स अपलोड करूंगा उसमें भी 4 से 5 सवाल मैंने होमवर्क के डाले हुए, अच्छे क्वेश्चन जो इन्हीं किताबों से टेक्स्ट बुक की, वो भी आप सॉल्व करेंगे। कहते हैं हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस। कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक गैस है। एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड हेयर। आपने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। बलूचिस्तान बोर्ड का क्वेश्चन है, NTS 2011 में पूछा गया है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे करेंगे भाई? अब इसने यहां नहीं बोला कि न्यूटन के फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो आप सही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सही वाला फॉर्मूला क्या है? गैमा P डिवाइडेड बाय रो। और गैमा आपको, सर अब गैमा कौन सा रखें, 1.67 या 1.42 या 1.31? आपने 1.42 रखवाया था तो वही रख लेते हैं भैया। मैंने अभी बताया, मैंने 1.42 रखवाया क्योंकि एयर को हम ट्रीट करते हैं एज डायटोमिक। ये तो डायटोमिक नहीं है, इसने लिख के दिया ये क्या है, मोनोएटॉमिक। ना भी लिख के देता तो हमें पता है हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक। ग्रुप 8 से है ना, इसलिए, ठीक है। तो आप बोलोगे 1.67 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रेशर 1.01 इंटू 10 पावर 5 अपॉन में डेंसिटी 0.179। क्लियर है? इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर 970 या 971 के बीच में कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और यूनिट क्या बन जाएगी आपके पास? मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये था मेरा बेटा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ कंप्रेशनल वेव्स किसी मीडियम में किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूले हैं, सब पढ़ा, सब देखा। अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें इसी फॉर्मूले से बात का आगाज करेंगे और देखेंगे साउंड वेव जब किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने का सबब बनते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आए हुए हैं।